कैसे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूँ आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे विकेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ये पहला यूनिट है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऑफ BHU। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उनमें ये आता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इसके मैं 2 वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा और इन 2 वीडियो लेक्चर्स में आप समझ जाओगे कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट यूनिट दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ही बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो हमारा आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट बेसिकली सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का और कंट्रोलिंग का। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हम प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे, वो रिसोर्सेज का करेंगे, जिसमें कि आपका ह्यूमन, फाइनेंशियल और फिजिकल एसेट्स सब आएंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए होंगी। इसमें आपका डिसीजन मेकिंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, साथ ही साथ लीडरशिप भी आता है, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के विद इन। प्राइमरी एम क्या होता है मैनेजमेंट का? रिसोर्सेज का बेहतर से बेहतर यूज़ करना या उनका ऑप्टिमाइजेशन करना, और साथ ही साथ इंश्योर करना, सुनिश्चित करना कि जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो बेहतर तरीके से, इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, अपने एम को लेकर, अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर। गॉट इट? तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट था। आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में पहला पॉइंट जो आपका आता है वो आता है गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मैनेजमेंट का जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। इंटायर जो प्रोसेस होता है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, वो सारा का सारा जितना भी आपका ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? इन गोल्स को अचीव करना। इस वजह से जो आपका मैनेजमेंट है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरी बात, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं ये एप्लीकेबल हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, सेक्टर्स में और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में, जबकि स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस वेरी कर सकती हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल रहते हैं। कहने का मतलब है प्रैक्टिसेस वेरी कर सकता है, बट जो प्रिंसिपल्स रहेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रहेंगे मैनेजमेंट के, वो आपके यूनिवर्सल हैं। मीन्स द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज जनरल बट द प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट इज या मे वैरी। ठीक है, मतलब वो स्पेसिफिक होता है। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके क्या होते हैं? स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जनरल होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है वो यूनिवर्सल होते हैं। और आपके जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट होता है ये वैरी करता है या ये स्पेसिफिक होता है। गॉट इट? अगले नेचर के बारे में बात करते हैं। अगला नेचर है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहने का मतलब है ऑन गोइंग प्रोसेस, चलने वाला प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। इसमें आपका सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं, जो कि रिपीट होती हैं ओवर टाइम, चेंजेस को अडाप्ट करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। कहने का मतलब है जो मैनेजमेंट है वो ड्रॉ ऑन करता है इनसाइट्स अलग अलग डिसिप्लिन से, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, इंजीनियरिंग है। इंटीग्रेट करता है ये अलग अलग डाइवर्स एरियाज के नॉलेज को, जोड़ता है, इंटीग्रेट करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस को क्या किया जा सके? एड्रेस किया जा सके। जो भी चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने आ रही हैं उन चैलेंजेस का डट के सामना किया जा सके। इंटेंजिबल होता है, देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके आउटकम्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट के जो एफर्ट्स हैं इसके आउटकम देखने को मिल सकते हैं, सच एज इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इंक्रीज एफिशिएंसी। ये इंटेंजिबल होते हैं, नॉट इजिली मेजर्ड। इन्हें हम लोग आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं। अच्छे मैनेजमेंट का जो इम्पैक्ट है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के रूप में दिखता है।
तो ये एक तरह का इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल मतलब नहीं दिखने वाला, या जो चीज़ हमें नहीं दिखती है। मैनेजमेंट बेसिकली हमें नहीं दिखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, इसमें आपका बेसिकली डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है ये फंडामेंटल एस्पेक्ट है। मैनेजमेंट का जो फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है, निर्णय लेना होता है। मैनेजर जो होते हैं वो चॉइसेस करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए प्रायोरिटी सेट करते हैं, चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं। चैलेंजेस को एड्रेस करने का मतलब चैलेंजेस को फेस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स को। इन ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स को मतलब इन्फ्लुएंस करने से मतलब क्या है, उनकी एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। पीपल सेंट्रिक होता है। कह रहा है कि मैनेजमेंट में हम लोग लोगों के थ्रू और लोगों के साथ काम करते हैं। लोगों के थ्रू और लोगों के साथ मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, लोग हमारी ज़रूरत है और लोग के साथ हमें काम भी करना है। वो हमारा वो, या यूँ कहें तो ह्यूमन रिसोर्सेज अगर ना रहें तो मैनेजमेंट नहीं होगा। लीडर्स को समझना पड़ेगा और इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें इंडिविजुअल्स को समझना भी पड़ेगा, साथ साथ उनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। उनके लिए इफेक्टिव टीम तैयार करना पड़ेगा और एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उन्हें क्रिएट करना पड़ेगा लीडर्स को। अगला है डायनेमिक। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्टेंटली लगातार चेंज हो रहा है। मैनेजमेंट एडाप्टेबल होना चाहिए। मैनेजर्स को जरूरत इस बात की है कि वो जितने भी ट्रेंड्स आ रहे हैं नए में, उन सारे ट्रेंड्स को लेकर रिस्पॉन्सिव रहे। रिस्पॉन्सिव करने का मतलब है जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करे, उन ट्रेंड्स को एज अ चैलेंजेस के रूप में एड्रेस करे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे, मार्केट कंडीशंस में शिफ्ट हो। जैसे कि अभी कुछ समय पहले कोविड सिचुएशन में हुआ कि जिसने फास्ट मूवर एडवांटेज लिया चेंज्ड मार्केट का, उसे उतना ज़्यादा फायदा मिला। तो यही कहलाता है शिफ्टिंग मार्केट कंडीशन। गॉट इट। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या होता है? प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है? ये बेसिक फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट का। प्लानिंग मीन्स वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। कहाँ हम हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं, कितने पानी में हो, यही आपका प्लानिंग है। तो ये बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। ये डील करता है चॉकिंग आउट ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब जो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसको चॉक आउट करना, उसका एक प्लान बनाना, एंड डिसाइड करना एडवांस में, पहले ही ये तय कर लेना कि सबसे उचित कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ये क्या कहता है? इसका मतलब होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको डिजाइन करना, कि कितने लोग रहेंगे, कितने रिसोर्सेज रहेंगे, रोल्स को डिफाइन करना कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, फिर रिसोर्सेज को एलोकेट करना और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन ये दो टर्म्स होते हैं, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेशन के रूप में अगर कहा जाए तो इसका मतलब होता है मजबूरी में कोई चीज़ करना, मजबूरी कहें या यूँ कहें इन द सेंस कि किसी मोटिव के साथ कोई चीज़ करना। और कॉपरेशन एक होता है, कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन आर नॉट द सेम टर्म्स, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस टर्म्स। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो मजबूरी में कहें या फिर इंटेंशनली होता है, किसी इरादे से होता है। कॉपरेशन विदाउट एनी इंटेंशन होता है, बिना किसी इरादे से होता है। तो स्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, तो अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना। कोऑर्डिनेशन में जस्ट लाइक अ बैंड, या फिर जस्ट लाइक अ, आप लोग जो अभी स्पाइरल करके वो जो कॉपी खरीदते हैं ना, तो वही स्पाइरल है। नोटबुक, स्पाइरल नोटबुक खरीदते हैं ना, जो स्पाइरल सारे नोटबुक को एक साथ बांध कर रखता है, वही स्पाइरल है ये आपका कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या कहता है? ये बेसिकली मतलब इसका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनाइजेशन में इंसानों या रिसोर्सेज को भरना, मानव रिसोर्सेज को, मानव संसाधन को। मीन्स फंक्शन ऑफ मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड keeping it manned. Staffing has assumed greater importance in the recent years due to advancement of technology, increase in size of business, complexity of human behavior. डायरेक्टिंग और लीडिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी इंप्लॉयज आपके कर्मचारी हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके। कहा जाता है कि जितना मोटिवेटेड एक एम्प्लॉय होगा उतना बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो उतना इनोवेटिव सोचेगा। दिस इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड टीम लीडरशिप। कंट्रोलिंग,
कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को नियंत्रित करना। कहने का मतलब है मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग। मॉनिटर करना, इवेलुएट करना। जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना, उनको इवेलुएट करना, जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि वो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव के क्या हैं, साथ चल रही हैं। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, साथ ही साथ करेक्टिव एक्शंस भी लेते रहना। करेक्टिव एक्शंस लेने का मतलब ये है कि जब भी ज़रूरत पड़े कि भाई यहाँ पे हमें रुक जाना है, यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेना है, वहाँ पे करेक्टिव एक्शन ले लिया जाए। क्योंकि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब है कि भाई अब पछताने से क्या फ़ायदा जब सारा कांड हो चुका है। तो पछताने से पहले ही या फिर गलती होने से पहले ही वहीं पर आप रुक जाएं। जैसे कि पता है आपको सामने कि सामने से सांड आ रही है, तो आप तुरंत ब्रेक मार के तुरंत बैक गियर में साइकिल घुमा देंगे। आपको भी यही करना है कुछ। आपको भी डायरेक्ट जाना है, सांड देखी, यू टर्न ले लिए, साइकिल चल दिए। ये नहीं भाई कि साइकिल लिए भाई ब्रेक फेल है और लड़ा दिए सांड में। सांड का तो जो होगा सो होगा, आपका भी हो जाएगा। ठीक है, या तो आपका सर फटेगा या तो कुछ और फटेगा, फटेगा तो जरूर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वहां से कुछ यू टर्न ले लेना है, अदरवाइज कांड हो जाएगा। समझ सकते हैं आप। सो दिस इज कंट्रोलिंग, कि कोई घटना होने से पहले ही आप उसके लिए करेक्टिव मेजर्स ले लीजिए। दैट इज योर कंट्रोलिंग। क्योंकि जब हो जाएगा तब तो कुछ और ही होगा। ठीक है, तो दिस आर ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इस मैनेजमेंट का। पहला इंपॉर्टेंस देखिए, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस का मतलब है कि मैनेजमेंट अगर ना हो तो क्या हो सकता है। गोल अचीवमेंट खास बनाता है मैनेजमेंट को। कैसे? अगर मैनेजमेंट है तो गोल का अचीवमेंट होगा, मैनेजमेंट नहीं है गोल अचीव नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक मापदंड देता है, बेंचमार्क देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने का। ये सुनिश्चित करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो डायरेक्टेड हैं या फिर अधीन हैं जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, और जितना भी ओवरऑल सक्सेस है उसको ये प्रमोट कर रहे हैं। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन ये क्या कहता है? एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प्स ऑप्टिमाइज। जो भी बेहतर मैनेजमेंट होगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा। एफिशिएंट बताएंगे क्या होता है, विद इन लो कॉस्ट जो मैनेजमेंट होगा वो हेल्प करेगा ऑप्टिमाइज करने में अलग अलग रिसोर्सेज को, इंक्लूडिंग ह्यूमन कैपिटल, जिसमें कि आपका ह्यूमन कैपिटल रहता है, फाइनेंशियल एसेट्स रहते हैं और टेक्नोलॉजी रहता है। इन सारे से जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, इन सारी चीज़ों से क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होगी प्रोड्यूसर्स की, वो बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। कम कॉस्ट है भाई, ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा देंगे और इससे जो वेस्टेज है, जो नुकसान है, वो कम हो जाएगा। और यही तो होता है कम कॉस्ट। कम कॉस्ट का मतलब वेस्टेज कम होना। कम कॉस्ट इट मीन्स वेस्ट कम हो रहा है, कम कॉस्ट इसका मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है। तो रिसोर्स का ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन मीन्स ऑल द एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, दैट्स ऑल। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में अगर आप केवल इतना भी लिख दे रहे हो, यू हैव टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द रिसोर्सेज सो दैट productivity can be increased and wastage can be reduced, that's all about the resource optimization। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस दूसरा है। एडेप्टेबिलिटी टू चेंज, इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो बदलते हुए वातावरण के साथ, मतलब बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ढाले। इसमें आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, जो कि जितने भी अनसर्टेनिटीज हैं, जितनी भी अनिश्चितताएं हैं, उनको नेविगेट करेगा, उनको पहले से प्रेडिक्ट कर लेगा। एंड कैपिटलाइज होगा अपॉर्चुनिटी पे, मतलब जो भी मौके होंगे उन मौक़ों पर क्या करेगा, उन मौक़ों को ग्रैब करेगा, तुरंत जाके उन मौक़ों को ग्रैब कर लेगा और उस पर अपना कैपिटलाइज कर देगा। कैपिटलाइज मीन्स व्हाट? पैसा इन्वेस्ट करेगा अपॉर्चुनिटीज जो आएंगी उनको। तो एडेप्टेबिलिटी टू चेंज, इन्हांस्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कह रहा है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट जो होता है, मतलब समय पे जो काम कर रहे मैनेजमेंट, वो प्रोसेसेस को क्या कर देता है, स्ट्रीमलाइन कर देता है। जो भी आपके रिडेंडेंसीज हैं उनको कम कर देता है और ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देता है। ये साथ ही साथ इस बात पर ही फोकस कर रखता है कि अचीविंग इफेक्टिवनेस बाय इंश्योरिंग दैट द राइट गोल्स आर परस्यूड, कि सही गोल्स क्या हो रहे हैं, परस्यूड हो रहे हैं। ये नहीं गलत गोल्स। भाई हो ये रहा है कि सब कुछ टाइम पे हो रहा है, बट
ये भी वहाँ पे हो जा रहा है कि भाई गोल कुछ मतलब कि अचीव कुछ और करना था, अचीव कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जाना था राइट में, जा रहे हैं लेफ्ट में। टाइम दोनों में सेम लग रहा है, कम ही टाइम में जा रहे हैं, बट क्या हो रहा है, गोल सही नहीं है हमारा। डिसीजन मेकिंग, या फिर जो गोल लेकर चले थे वो गोल है नहीं है। टाइमली सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो गोल हम चाहते थे, भाई मान लेते हैं कि कॉस्ट हमें कम करना, मान लेते हैं कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना था। टाइमली 10,000 यूनिट करना था प्रोडक्शन, 10,000 ही यूनिट कर रहे हैं, टाइम पर ही कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन किसी और का करना था, मैच स्टिक का करना था, और कर रहे हैं हम लोग इंसेंस स्टिक का। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि इंसेंस स्टिक का हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिए, तो भाई गोल आपने गलत अचीव कर दिया। राइट गोल नहीं है, रॉन्ग गोल हो गया। अगला है डिसीजन मेकिंग। ये क्या कहता है, मैनेजमेंट जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में, जिसमें कि आपका रूटीन ऑपरेशनल चॉइसेस से लेकर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तक रहता है। मतलब जो आप रोज मर्रा में जो आप ऑपरेशनल चॉइसेस कर रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, प्रोडक्शंस वगैरह कर रहे हैं, वहां से लेकर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तक की बात आती है। वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। अगर बेहतर तरीके से डिसीजन लिया गया है, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होना ही होना है। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ये क्या है, अगर बेहतर लीडरशिप रहा और मोटिवेशन रहा, तो मैनेजमेंट इंस्पायर करेगा, गाइड करेगा एम्प्लॉयज़ को अचीव करने के टुवर्ड्स किस क्या, बेस्ट परफॉर्मेंस। ये एक पॉजिटिव वर्क कल्चर बनाता है और एम्प्लॉय के जो सेटिस्फेक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मैनेजमेंट एड्रेस करता है कन्फ्लिक्ट एंड चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के विद इन। एक स्किल्ड मैनेजर मेडिएट कर सकता है डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट समझ रहे हैं ना, जो भी आपसी मतभेद हैं कंपनी में जो चल रहे हैं, उसको ये क्या कर सकता है, मीडिएट कर सकता है। ठीक है, फॉस्टर कर सकता है, यानी कि जो भी आपके कोलैबोरेशन हैं उनको फॉस्टर कर सकता है, और साथ ही साथ एक हारमोनियस वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी करता है। मैनेजमेंट अगर रहे तो कॉन्फ्लिक्ट जो होंगे, जो समस्याएं आएंगी विद इन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्लियर हो जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजर जो है वो मदद करता है, एसेस करता है, मीन्स मदद करता है और मिटिगेट करता है, रिस्क को कम करता है। साथ ही साथ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेता है, मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस टू नेविगेट अनसर्टेनिटी, जिससे कि पहले से ही अनिश्चितताओं का पता लगाया जा सके। ये प्रोएक्टिव अप्रोच, ये जो पहले से लिया गया जो इसका अप्रोच है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से हेल्प करता है जो भी निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उनको कम करने में। जो भी निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं इस तरीके से। तो रिस्क मैनेजमेंट से जो निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। मोटिवेशन और लीडरशिप से एक पॉजिटिव वर्क कल्चर और इम्प्रूव होता है एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन। डिसीजन मेकिंग से बहुत सही चीज़ होता है ये कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका होता है। ठीक है, साथ ही साथ मतलब बहुत सारे आपके चॉइसेस आ जाते हैं, जैसे कि आप बेहतर चॉइस, जितना ज़्यादा चॉइस होगा उतना ज़्यादा आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। इन्हांस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये क्या कहता है, ये आपको बताया मैंने कि इन्हांस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का मीन्स इफेक्टिव मैनेजमेंट स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड मिनिमाइजेस रिडंडेंसीज एंड improve overall efficiency. It also focuses on achieving effectiveness by ensuring that the right goals are pursued. तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ इन्हेंस, यहाँ पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों का मतलब समझिएगा। एफिशिएंसी मीन्स विद इन लो कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड इफेक्टिवनेस मीन्स टाइमली किसी चीज़ को कंप्लीट कर लेना। दैट इज एफिशिएंसी, दैट इज इफेक्टिवनेस। ओके, अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग जो भी बातें होंगी वो अपने सेकेंड पार्ट में करेंगे। बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। पहला लेवल आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसमें कि आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, या जिसको आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कहते हो। क्यों कहते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। ये लेवल इंक्लूड करता है एग्जीक्यूटिव्स को, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, प्रेसिडेंट्स को, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को, जो कि सारे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे, या फिर लॉन्ग टर्म जो आपके प्लानिंग सेटिंग गोल्स हैं उन पर ये फोकस करते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। सही, सही ना, स्माइल। दे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग,
लॉन्ग टर्म प्लानिंग सेटिंग गोल्स पर ये लोग फोकस करते हैं और मेकिंग हाई लेवल डिसीजंस, और हाई लेवल डिसीजंस लेते हैं जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसको टेक्टिकल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। जो मिडिल मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट हेड्स हो गए, आपके रीजनल मैनेजर्स हो गए, डिविजनल मैनेजर्स हो गए, ऑपरेट जो करते हैं इस लेवल पे, दे ट्रांसलेट द स्ट्रेटेजिक गोल्स, जो भी आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको ये ट्रांसलेट कर देते हैं किसमें, स्पेसिफिक प्लान्स में अपने डिपार्टमेंट्स के लिए। मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम क्या है? मिडिल लेवल जो मैनेजर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए स्ट्रेटेजिक, जो आपके स्ट्रेटजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स। वो स्ट्रेटजीज जो कि टॉप लेवल ने तैयार किया था, एंड कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ को ऑफ देयर टीम्स, अपने टीम्स के एक्टिविटीज़ को साथ साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट भी करते हैं। तीसरा है फ्रंट लाइन या फिर फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, या जिसको आप लोग लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हो, ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे, कि वर्कर्स क्या मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो वो किसका हिस्सा होते हैं, या फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं या नहीं होते हैं? मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं, या फिर मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं तो किसका होते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है? मैं भी तो जानूँ कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या समझ रहे हो, कि वर्कर्स हैं भी कि नहीं मैनेजमेंट का हिस्सा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जिसका कमेंट मुझे सही लगेगा कि हाँ भाई सही बताया इन्होंने, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि इस बंदे ने सही बताया, और जो रीज़न उन्होंने बताया है वह भी बता दूंगा मैं साथ में आपको, ठीक है? तो फ्रंट लाइन और फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, या इसको ऑपरेशनल मैनेजमेंट कहा जाता है। ये लेवल कंप्राइज करता है सुपरवाइजर को, टीम लीडर्स को, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, जो कि डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं स्पेसिफिक वर्क ग्रुप के, उनको ऊपर से देखते हैं। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रूटीन टास्क को मैनेज करने में, इंश्योर करते हैं कि जो वर्क है वो एफिशिएंटली कैरी आउट किया जा रहा है, और एड्रेस करते हैं इमीडिएट जो भी इशू है, मतलब तुरंत जो भी इशू है उसको क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं ऑपरेशनल लेवल पे। नोट कीजिएगा कि जितने भी आपके मैनेजमेंट हैं, मैनेजमेंट के लेवल हैं, इनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और ये फोकस करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग के एस्पेक्ट्स पे। टॉप, मिडिल और फ्रंटलाइन मैनेजर्स ये एक साथ मिलकर काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस को इंश्योर करने के लिए, और अलाइन करते हैं स्ट्रेटजीज को, एक लाइन में लाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान्स को, और सुपरवाइज करते हैं डेली का डेली ऑपरेशंस। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर फैसिलिटी फैसिलिटेट करता है। ये जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ये क्या करता है, एक तरीके से हेल्प करता है किसमें, कम्युनिकेशन में, जिससे कि बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन हो अलग अलग वर्कर्स के लेवल में या फिर मैनेजमेंट के लेवल्स पे, डिसीजन मेकिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है? होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा अगर समझ में आया तो फिर भी लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में बिल्कुल शेयर कीजिएगा। जितने वीडियोस आएंगी अब आपके लिए वो बेसिकली या मेनली BHU के स्टूडेंट्स के लिए आती हैं। वैसे अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों को जिनके कोर्स में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जिनके BCom के फर्स्ट ईयर में, इनके या फर्स्ट सेमेस्टर में जिनका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जिन फ्रेंड्स का आपके, उनको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो होप सो अब सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर समझ में भी आया होगा तो फिर भी लाइक कर लीजिएगा, ठीक है? और कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, और मैं भी कंसिस्टेंसी बनाने का पूरा प्रयास करूँगा कि आपके साथ मैं जुड़ा रहूँ सेमेस्टर एग्जामिनेशन जब तक नहीं आ जाए तब तक। और हाँ, एक और बात कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे जीमेल अकाउंट पे जीमेल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। मैं आपको वहाँ से इसके लिए PDF, या फिर ये जो PDF मैंने बनाया है ये PDF आपको मैं सेंड कर दूँगा, लेकिन आपको इसके लिए मुझे ईमेल करना पड़ेगा, ठीक है? वहाँ से मैं आपको ये PDF दे दूँगा, ठीक है? और एक और बात, इन्फॉर्मेशन, कि जितने भी PDFs हैं केवल आप सभी के लिए, BCom के फर्स्ट ईयर के लिए। सो ये फर्स्ट सेमेस्टर है, एंड फर्स्ट सेमेस्टर में केवल होते हैं 6 मंथ्स, आप भी जानते हो। तो इस 6 मंथ्स के लिए केवल आपको ₹6 पे करने होंगे,
फॉर द 6 सब्जेक्ट्स PDF। जी हाँ, केवल 6 सब्जेक्ट्स के PDF के लिए आपको केवल 6 रुपये देने होंगे। आप 6 रुपये दीजिए, PDF लीजिए, काम बनाएगा। ठीक है, सो जीमेल कर दीजिएगा, वहाँ से मैं आपको PDF दे दूंगा और केवल 6 रुपीज़। और 6 रुपीज़ होता क्या है, तुरंत पे कर दीजिएगा। सो रिक्वेस्ट है, कर दीजिएगा। एफर्ट्स डाल रहा हूँ ना, कंसिस्टेंसी बनाने का प्रयास करूँगा। और एक और बात खास आपको बताइए होगा इस चैनल का, वो ये कि हम लोग जो भी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं उनके एक दिन पहले लाइव क्लासेस कराते हैं। सो ये भी एक खास बात है इसकी कि हम लोग डेली लाइव क्लास भी कराते हैं। डेली नहीं कराते हैं, मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम जिस सब्जेक्ट का होता है उस सब्जेक्ट का एक दिन पहले लाइव क्लास कराते हैं। और उस लाइव क्लास में क्या करते हैं ये भी आपको पता होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या PYQs जो होती हैं उनको सॉल्व करते हैं लाइव बैठ के। लेकिन एक्सेप्शन रहता है कि अकाउंट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है यही एक्सेप्शन रहता है कि अकाउंट्स का कोई सब्जेक्ट नहीं रहता है उसमें। जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं थ्योरेटिकल रहते हैं। हाँ, लाइव में आपका अकाउंट्स का भी सब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन उसमें केवल थ्योरीज ही मेनली डिस्कस किया जाता है जो इम्पोर्टेंट होता है। और गेस्ट पेपर भी मिलता है। और टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहीं पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट PDFs आपके लिए पिन कर दूंगा। वैसे चैप्टर वाइज अगर आपको चाहिए तो आप मुझे जीमेल कर दीजिएगा, वहाँ केवल आपको 6 रुपीज़ पे करने होंगे और वहाँ से आपका काम बन जाएगा। ये मैं पहले बता देता हूँ कि भाई 6 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे या फिर 5 रुपीज़, जो भी आपका है अमाउंट वो पे कर दीजिएगा। मैं आपको PDF यहाँ से शेयर कर दूँगा जीमेल पे, ठीक है, टेलीग्राम पे नहीं। टेलीग्राम पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट्स अगर PDF होंगे तो मैं वहाँ पे पिन कर दूँगा। बाकी जो भी PDF आपके लिए आपको चाहिए चैप्टर वाइज मैं आपको जीमेल पे भेज दूँगा। सो इस वीडियो का PDF मैं आपको जीमेल पे ही भेज दूँगा, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फ्यूचर सर्वर। टिल देन स्टे ट्यून विद फ्यूचर सर्वर। एंड आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से शुक्रिया।